हेलो प्यारे छात्रों, सर्वोत्तम आईएएस में आपका स्वागत है। और आज प्यारे बच्चों हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमी, जिसके कि हम स्टार्ट कर रहे हैं नेशनल इनकम, उसका पार्ट करेंगे थर्ड। पार्ट वन और पार्ट टू में जो रियल चीजें हैं वो हमें सब पता चल गई, और इन्हीं रियल के चक्कर में आज बहुत सारे रियल और नॉमिनल की बात होगी। क्योंकि अब तक हम जीडीपी की बात कर चुके, एनएफआईए की बात कर चुके, नेशनल इनकम की बात कर चुके। सो मेरे बच्चों, मेरे प्यारे छात्रों, अब किस बात की देर है? अब देर क्या बात की है, अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट थ्री। आइए चेक करते हैं। मेरे लाल यहां पर बेसिकली अब स्टार्ट होगा क्या? ठीक है, नेशनल इनकम का पार्ट थर्ड। नेशनल इनकम पार्ट थर्ड। अब पार्ट थर्ड में चीजें क्या है, बहुत ध्यान समझो। सबसे पहले क्या है, ये बात है एक रियल, ठीक है, रियल जीडीपी और रियल जीडीपी वर्सेस नॉमिनल जीडीपी। ये दो शब्द आएंगे आपको, और इन दोनों की रैंक अलग अलग होती है। जीडीपी के बारे में तो आप समझ गए, जो अंतिम उत्पाद होगा, यानी कि जो भी वस्तु और सेवा है उसका उसका अंतिम मूल्य। ठीक है, एक वित्तीय वर्ष के अंदर आप उन चीजों की बात कर चुके। तो रियल जीडीपी जो होगा, पहले हम सबसे पहले बात किसकी करेंगे? हम बात करेंगे रियल जीडीपी की, यानी कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की। ठीक है, अब इसके अंतर्गत अगर हम बात करने जाए तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है, ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड है। ये बेटा इन्फ्लेशन एडजस्टेड होता है। इन्फ्लेशन एडजस्टेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां पर ये मुद्रास्फीति से रिलेटेड होता है। ये मीजर क्या करेगा? मीजर करेगा रिफ्लेक्ट द वैल्यू। ठीक है, मीजर द रिफ्लेक्ट द वैल्यू, मीजर रिफ्लेक्ट्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय एन इकोनॉमी, प्रोड्यूस्ड बाय एन इकोनॉमी, यानी कि किसी भी अर्थव्यवस्था में जो आपके वस्तु और सेवा जो प्रोड्यूस होती हैं, जो उत्पादित होती हैं। ठीक है, लेकिन अब इंपॉर्टेंट ये है कि इन अ गिवन टाइम, इन ए गिवन टाइम पीरियड। अब मेरे लिए ये गिवन टाइम पीरियड का मतलब है एक फाइनेंशियल ईयर है जो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक रहता है, जैसा कि आपको पता है। यार यहाँ पर बस इंपॉर्टेंट है कि रियल जीडीपी में आप इन्फ्लेशन एडजस्टेड कंडीशन की बात करते हैं, यानी कि आपको पता है इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जनरल प्राइस में जो राइज होता है, राइज इन जनरल प्राइस। अब ये जो जनरल प्राइस है, इनमें जो राइज होता है, इनमें जो बढ़ोतरी होती है, वह मुद्रास्फीति को बताती है। अब रियल जीडीपी होगी क्या? यहाँ पर जो अप्रोच यूज होती है रियल जीडीपी के टाइम पर, जो अप्रोच यूज होती है, उस अप्रोच को बोलते हो एक्सपेंडिचर अप्रोच। क्या बोलते हो मेरे लाल? एक्सपेंडिचर अप्रोच। एक्सपेंडिचर को क्या बोलते हैं भाई? दो चीजें होती हैं, एक होता है कि व्यय, एक होता है व्यय, यानी कि एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब सीन यहां पर क्या है कि एक्सपेंडिचर अप्रोच टू आउटपुट, एक्सपेंडिचर, ठीक है, टू आउटपुट। ये बात समझ लीजिए, यानी कि व्यय अप्रोच को हम बेसिकली यहां पर फॉलो करते हैं। ये बात समझ में आ गई? चलिए, अब इसी बीच में नॉमिनल जीडीपी क्या होती है कि भाई नॉमिनल जीडीपी के बारे में हमें क्या बताना है कि नॉमिनल जीडीपी क्या होगी। अब नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? जैसा कि आपने पता है कि दो प्राइस पड़े थे, बस इतना याद रखें, एक मार्केट प्राइस पड़ा था और एक आपने फैक्टर प्राइस पड़ा था। याद होगा कुछ आपको? तो यहां पर बेसिकली हमारी बात होती है मार्केट प्राइस की, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कि जो मार्केट से रिलेटेड प्राइस है, जो कमोडिटी है, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे ना। तो नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है, ये एक मार्केट वैल्यू को टारगेट करती है। अब मार्केट वैल्यू का मतलब ये है जो बाजारी मूल्य होते हैं, यानी बाजारी वस्तु होती है। इसका मतलब क्या है कि करंट मार्केट प्राइस क्या है, करंट एमपी क्या है, दूसरा कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करी गई है, कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करी गई है। इस बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिए, कितनी क्वांटिटी आपने प्रोड्यूस करी है। अब ये किसकी, ये सारी चीजें करंट मार्केट प्राइस और दूसरा क्या है क्वांटिटी प्रोड्यूस, ये किसकी है? ये बेसिकली एक ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, जितनी भी वस्तु एवं सेवा है उससे रिलेटेड, ये बेसिकली प्रोड्यूस्ड होंगे इन इंडिया, प्रोड्यूस्ड इन इंडिया।
क्योंकि आप बात किसकी कर रहे हैं, जो भी जीडीपी कंप्यूट कर रहे हैं इस समय आप बात जो कर रहे हैं वो इंडिया की बात कर रहे हैं, और ये जो बात होगी वो भी किसमें होगी, इन फाइनेंशियल ईयर, इन फाइनेंशियल ईयर। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप यूज करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि फाइनल वैल्यू चेंजेस एवरी ईयर ड्यू टू टू रीजन। यहां पर क्या होगा, जो फाइनल वैल्यू होगी, फाइनल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, वो बेसिकली चेंज होगी एवरी ईयर। जैसे आपके सिलेंडर के प्राइजेस हैं जो बेसिकली फ्लक्चुएट होते रहते हैं साल टू साल, यहां पर उसके पीछे के दो रीजन है, दो रीजन जिसको पता हो कमेंट सेक्शन में बता भी सकता है, ठीक है। अब तो हम बताएंगे बट दो कारण है जिसकी वजह से जो भी वस्तु होती है उसके प्राइसेस जो होते हैं, जो फाइनल वैल्यू होती है वो चेंज होगी। पहला क्या है कि चेंज इन एक्चुअल और फिजिकल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पहला भाई डिमांड और सप्लाई नाम की एक चीज होती है कि डिमांड और सप्लाई, क्योंकि अगर ये तो कांस्टेंट हो नहीं सकती, जब ये कांस्टेंट नहीं हो सकती तो मेरे लाल ये भी कांस्टेंट नहीं हो सकती। तो इसको एक पहली कंडीशन है कि चेंज इन, ठीक है, पहला कंडीशन है कि चेंज इन एक्चुअल और फिजिकल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्चुअल एंड फिजिकल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बहुत ध्यान से एक्चुअल, ठीक है, बहुत ध्यान समझिए। पहले मैंने क्या बोला कि चेंज इन एक्चुअल और फिजिकल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये बात समझ में आती है। दूसरी कंडीशन है कि चेंज इन प्राइसेस, यानी कि मूल्यों में परिवर्तन। मेरी बात ध्यान से सुनिए। एक केस क्या है कि भाई ये प्रोडक्शन का जो मतलब जो भी आपकी क्वांटिटी प्रोड्यूस होनी है वो चेंज हो जाए। भाई पहले 10 हो रही थी अब 30 होने लगे, तो उसी अकॉर्डिंग यहां पर क्या होगा, प्राइस भी चेंज होगा। ये दो कारण है कि फाइनल वैल्यू जो होती है किसी भी प्रोडक्ट की वो चेंज होती है। मेरी बात ध्यान समझ पा रहे हैं। अब एज ए सेकंड एस्पेक्ट यहां पर अगर हम बात करें कि यहां पर जीडीपी की इंपॉर्टेंट कंडीशन पता चलती है, और इसी में एक टॉपिक आता है जिसका नाम है जीडीपी डिफ्लेटर, अब जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, बहुत ध्यान समझिए। जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब होता है जो नॉमिनल जीडीपी होती है और जो रियल जीडीपी होती है इनका अनुपात होता है। बहुत ध्यान समझिए कि जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब यह है कि जितनी भी नॉमिनल जीडीपी होगी, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, इनका जो रेशियो होता है और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक वैल्यू में हमें निर्धारित होगा, जिसकी वजह से हमें पता चलेगा। तो एक चीज पता चली, जिस कंट्री की रियल जीडीपी बहुत अच्छी है तो जाहिर सी बात है उसका जीडीपी डिफ्लेटर खराब होगा। तो जीडीपी डिफ्लेटर जो होता है वो बेस्ट इंडिकेटर है यहां पर बताने का, ठीक है। ये बेस्ट इंडिकेटर होता है, बेस्ट इंडिकेटर है किसका, इन्फ्लेशन के लिए। क्यों, इसीलिए मैंने बोला कि रियल जीडीपी जो होती है वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड होती है। इस बात को याद रखिएगा, इन्फ्लेशन को इसी तरीके से एडजस्ट करेंगे आप, क्योंकि सर जीडीपी डिफ्लेटर में अगर कम है या ज्यादा है वो किस पर इफेक्ट करेगा, रियल जीडीपी पर, ठीक है। क्योंकि यह रेशियो बताएगा, यह रेशियो अगर कम आता है तो भाई साहब ये जीडीपी डिफ्लेटर कम होगा, तो जाहिर सी बात है रियल जीडीपी ज्यादा होगा। और अगर ये पूरा रेशियो ज्यादा आता है तो इसका मतलब रियल जीडीपी कम हो गई है। ये दो चीजें हो गई यहां पर, समझ में आया। अब इसका मतलब क्या है कि यहां पर अगर नॉमिनल जीडीपी है उसको बोल सकते हैं, जो नॉमिनल जीडीपी होती है जो हमने यहां पे लिखा था, ये जो नॉमिनल जीडीपी है इसके बारे में अगर मैं बात करूं कि नॉमिनल जीडीपी क्या है, ये कुछ और नहीं है, जीडीपी एट करंट प्राइस है, जीडीपी एट करंट प्राइस है, जो इस समय करंट प्राइस है। और रियल जीडीपी क्या है, रियल जीडीपी कुछ और नहीं, ये कांस्टेंट प्राइस है। भाई सोचिए, यहां पर हमने किसी भी चीज की बात करी चेंजिंग की, यहां पे चेंजिंग की बात नहीं करी। इसका मतलब जो कांस्टेंट प्राइस है, जिन पर कोई भी वस्तु का प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, तो बेसिकली जब चेंज नहीं हो रहा है तो वो रियल जीडीपी के अंदर आ गया, और जो चेंज बार बार हो रहे हैं वो नॉमिनल जीडीपी आ गया। यानी कि कुछ वस्तुओं के प्राइस कांस्टेंट रहते हैं
वस्तुओं के प्राइस जो होते हैं वो बेसिकली बदलते रहते हैं। इस आधार पर हमने दो पार्टों में डिवाइड कर दिया, जो कांस्टेंट है वो रियल है और जो बेसिकली क्या है, जो चेंज हो रहे हैं आप उन्हें बेसिकली नॉमिनल कहते हैं। ये बात समझ पा रहे हैं? उन्हें आप अपना नॉमिनल कंडीशन पे लेके आते हो। अब जो रियल जीडीपी है वो बेसिकली चेंज इन आउटपुट बताती है, ठीक है। रियल जीडीपी से आपको क्या पता चलेगा, ये चेंज इन आउटपुट को बताएगी, चेंज इन आउटपुट को बताएगी, इंडिकेट करती है चेंज इन आउटपुट को। लेकिन नॉमिनल जीडीपी ऐसा नहीं कर पाती कि भाई क्या आउटपुट पे चेंजेस हुए हैं क्यों नहीं हुए, क्योंकि कांस्टेंट कंडीशन पे बता रही है ना, ये कांस्टेंट कंडीशन को इंडिकेट कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि रियल जीडीपी जो होता है वो बेसिकली जैसे आपका नॉमिनल जीडीपी जो होता है, ठीक है, नॉमिनल जीडीपी जो है वो करंट प्राइस को बताती है और ये बेसिकली क्या है, एक चेंज को बताती है, ठीक है। दूसरा जीडीपी डिफ्लेटर जैसे इन्फ्लेशन को बताता है, इसी तरीके से जो रियल जीडीपी होता है वो बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ को बताता है। किसको बताता है? इकोनॉमिक ग्रोथ। किसको बताता है? इकोनॉमिक ग्रोथ। साथ साथ सर अगर वीडियो देख रहे हो तो साथ साथ नोट करते रहेंगे, ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक ग्रोथ को बताता है। अब होता क्या है, कैसे पता चलेगा कि क्या चीज है, बहुत ध्यान समझना भाई। यहां पर सीन क्या है, बहुत ध्यान समझो कि जैसे आपके यहाँ पर बेस ईयर आएगा, उस बेस ईयर के बेस पर ही तो बताओगे कि आपकी जीडीपी ज्यादा हो गई है कम हो गई है। मतलब मान लिया कि जैसे 2020 में किसी भी चीज का मूल्य 100 था, अब 2021 में वो हो जाता है 110, तो जाहिर सी बात है आप बोलोगे कि प्लस हुआ, मतलब बढ़ोतरी हुई। अगर आप मान लेते हो कि ये बेसिकली 90 हो जाए तो आप बोलोगे कि ये कम हो गया, ये तो बोलोगे ना। तो ये बेस ईयर तो इंपॉर्टेंट है कि भाई बेस ईयर तो बताना है, यानी कि इस केस में हम इसके आधार पर बता रहे हैं कि भाई प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है। भाई जिसके आधार पर बताते हैं उसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, उसे हम बेसिकली बेस ईयर बोलते हैं। अब बेस ईयर का क्या है कि जीडीपी एट करंट प्राइस, ठीक है, वो बेसिकली कन्वर्ट होती है इनटू बेस ईयर प्राइस पे, ठीक है। यानी कि जो नॉमिनल जीडीपी है क्योंकि वही करंट प्राइस पे निकलती है, वो बेसिकली कन्वर्ट हो जाती है किस पर, वो हो जाती है आपके बेस ईयर प्राइस पर, बेस ईयर प्राइस पर। अब बेस ईयर आप कुछ मानोगे, ध्यान होगा कि बेस ईयर कितना है, तो राइट नाउ अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेस ईयर का एस्टिमेशन चेंज कर दिया है, ठीक है। अभी कंडीशन क्या था कि पहले अगर आपको पता हो कि पहले की कंडीशन में ये है, आपको पता हो ये 2011-12 था, लेकिन क्या है 2011-12 की बेस ईयर को रिवाइज करा टाइम टू टाइम, ठीक है। अब रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है बेस ईयर को, वो किया है 2017 और 18, बिल्कुल लेटेस्ट सर्वोत्तम के प्लेटफॉर्म पे, बिल्कुल लेटेस्ट। अब जो बेसिकली बेस ईयर की बात हो रही है वो 2017 और 18 होगा, लेकिन राइट नाउ ये अभी तक हुआ नहीं, नॉट डन येट, अभी तक हुआ नहीं है, ये एक प्रपोज है, लेकिन अभी तक की जो बात चल रही है वो 2011 और 12 से रिलेटेड है। अब यहाँ पर दो चीजें आती हैं सर, यहाँ पर ठीक है, दो चीजें आती हैं, उनके बारे में भी बात करते हैं कि सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के बारे में भी थोड़ा सा हम समझते हैं कि ये क्या है, इनकी राम कहानी कहाँ पे चल रही है, ठीक है, देखते हैं। सो पहले बच्चों यहाँ पर एक सीन आता है और ये सिविल सर्विसेज के पेपर में प्रीलिम में आ भी चुका है कि सर जो इन्फ्लेशन है, आपने सुना होगा चीजें क्योंकि अभी इन्फ्लेशन की बात हो रही थी हमारी, वो बेसिकली डब्ल्यूपीआई और सीपीआई से रिलेटेड होता है। ये दो वर्ड समझिए सर आप, आगे हम चीजों के बारे में पढ़ेंगे। होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है, और दूसरा हम बात करेंगे सीपीआई की, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और ध्यान से एक होलसेल प्राइस इंडेक्स होगा और एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होगा। ये बोलेंगे थोक विक्रेता और ये बोलेंगे खुदरा, रिटेलर की बात यहां पे करोगे, इस बात को याद रखना, रिटेलर। ये बात समझ पा रहे, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी समझने की। लेकिन अभी क्या होता था, पहले जीडीपी को, रियल जीडीपी को हम मतलब यहां पर इनको निकालते थे, मतलब रियल जीडीपी के लिए ये अच्छे इंडिकेटर माने जाते थे।
अभी इन दोनों को हटाने के बाद अब यहां पर ऐसा क्या रहा है कि जीडीपी डिफ्लेटर ही मेन हो गया। अभी जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में हमने पढ़ा था, जो बेसिकली क्या था, नॉमिनल अपॉन रियल, ये आपने भी पढ़ा, ध्यान समझो। ऐसा क्यों? क्योंकि जीडीपी डिफ्लेटर से पहली बात तो कंप्लीट हो जाता है कि पूर्ण रेंज यानी कि इंटायर इट कवर्स इंटायर रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज produced in an economy। पहली बात तो समझो, पूरी की पूरी एज अगेंस्ट द लिमिटेड कमोडिटी बास्केट फॉर द होलसेल। क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर ये कवर करता है, लेकिन इन दोनों में चीजें क्या होती है, कुछ होलसेल होगी, कुछ रिटेलर होगा, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा लिमिटेशन आ गई। लिमिटेशन की वजह से ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हमारा साइड में जा रहा है, इसीलिए अभी रियल जीडीपी के लिए सबसे बेस्ट इंडिकेटर मानते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एग्जाम में भी आ चुका है जीडीपी डिफ्लेटर से रिलेटेड, ठीक है। अब मन में एक सवाल होगा कि सीपीआई क्यों नहीं, सीपीआई क्यों प्रेफर नहीं किया जाता है। हम इसके पीछे का कारण बताते हैं। पहली बात, जितने भी ऑल गुड्स हैं, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ये बेसिकली नॉट कंज्यूम्ड बाय रिटेलर। अगर ये पूरी तरीके से कंज्यूम हो रही होती तो भाई जो दुकान वाला है वो ये क्यों कहेगा अगर नहीं बिका तो वापस कितने रुपए मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि पूरी तरीके से इसकी खपत नहीं हुई। जब पूरी तरीके से खपत नहीं हुई तो जाहिर सी बात है ये कैसे बताएगा जीडीपी के बारे में, क्योंकि ये अंतिम उत्पाद है, यानी कि अंतिम मूल्य है, यानी कि अंतिम उत्पाद का मूल्य हमें बताना है, उसके बेस पर जीडीपी कैलकुलेट करनी है किसी भी इकोनॉमी के अंदर। अब यहां पर अगर पूरी तरीके से कंज्यूम नहीं हुई तो वो कहीं ना कहीं एक इन्वेंट्री का भी तो पार्ट रही ना, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि जो इंपोर्टेड कंजम्पशन है, इंपोर्टेड जो आपने बाहर से लिया है, इंपोर्टेड कंजम्पशन, ये बेसिकली आल्सो इंक्लूड इन सीपीआई। भाई आप एक सिंपल सी बात ये है कि आप एक घर के अंदर रहते हैं, उस घर के अंदर में आपने कोई सामान ला कर रखा, अब फिर भी आपको ये 4 आर्टिकल की वजह से 5वां आर्टिकल मिल जाता है, तो भाई साहब आपके करंट टाइम पर आपके यहाँ पर तो 5 आर्टिकल हैं और आप कहो कितना भी कि मैं तो 4 ही लेकर आया, ये 5वां तो आपने इंपोर्ट कराया है। मेरी बात ध्यान समझिए। तो जिस बेस पर क्या है कि यहां पर एक लिमिटेशन और आ जाती है, क्योंकि करते समय एक सिंपल सी बात ये करते हो, जब जीडीपी को आप बात करते हो तो आप ये बोलते हो कि आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर वो चीजें होनी चाहिए, आप उससे रिलेटेड बात करते हो। अब डब्ल्यूपीआई को भी प्रेफर क्यों नहीं करोगे, ये बताओ। भाई डब्ल्यूपीआई को इसलिए प्रेफर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे सर्विस इन्फ्लेशन जो होता है वो कंसीडर नहीं होता है। भाई सर्विस जो इन्फ्लेशन है नॉट कंसीडर है सर, ये आपके स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे स्टेटमेंट के रूप में। भाई यहाँ पे सर्विस इन्फ्लेशन की बात नहीं होती है, इसीलिए भाई पहले आपको कोई भी सामान बेचने में भेजने में पहले आपको कम पैसे लगते थे, अब ज्यादा पैसे लगते हैं। आपको सोचिए, भाई आपने सुना होगा कि रेलवे ने डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर बनाए, रेलवे ने, ठीक है, आपने डबल डेकर चलाया, आपने शेषनाग वगैरह ट्रेनों का भी नाम सुना होगा। वो उसके पीछे का रीजन है कि भाई आप प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाओ, हम आपको सहूलियतें देंगे, ये तो हुआ। इसका मतलब वो सर्विस प्रोवाइडिंग नहीं है, वहां पर उन्हें दिक्कत हो रही है कि सामान एक जगह से दूसरी जगह पे भेजेंगे कैसे, डिमांड तो है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये, और इसी को ही कंसीडर नहीं कर रहे। बात समझ पा रहे हो। दूसरी कंडीशन है कि डब्ल्यूपीआई जो है वो कंसीडर करती है इंटरमीडिएट होलसेल प्राइस, ये कंसीडर करती है इंटरमीडिएट
होलसेल प्राइस को, जो कि बेसिकली नॉट द फाइनल मार्केट, नॉट द फाइनल मार्केट प्राइस, नॉट द फाइनल मार्केट प्राइस। अब ये सारी उलझन ऐसी लगती है, ये सारी उलझने बेसिकली क्या है, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई पे रेस्ट्रिक्शंस लगाती हैं कि भाई सर इनके बेस पर ये एक तरीके से गुड इंडिकेटर नहीं है टू फाउंड द रियल जीडीपी। दैट्स व्हाई आप जीडीपी डिफ्लेटर को यूज करते हो, ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर को आप यूज करते हो। अच्छा, आपके यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेते हैं जो मेंस आंसर राइटिंग में भी आया था कि आप पोटेंशियल जीडीपी बताओ। अब आपके मन में एक सवाल ये आ रहा होगा, ये क्या है पोटेंशियल जीडीपी? पोटेंशियल एनर्जी तो सुनी थी, या पोटेंशियल डिफरेंस भी सुन गया, पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल जीडीपी क्या है? तो सर हाँ, ये पोटेंशियल जीडीपी होती है। इसका मतलब है कि पोटेंशियल का मतलब ही होता है कि जिसमें ज्यादा पोटेंशियल हो, बहुत ध्यान से, तो इसका मतलब है हाईएस्ट लेवल ऑफ आउटपुट, हाईएस्ट लेवल ऑफ आउटपुट, highest level of output that an economy can sustain, that an economy can sustain over a period of time। अब आप मुझे ये बताइए, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एट कांस्टेंट इन्फ्लेशन रेट, काफी इंपॉर्टेंट है इन्फ्लेशन रेट, यानी कि आपका जो इन्फ्लेशन रेट है वो बेसिकली नियत रहेगा, यानी कि कांस्टेंट रहेगा। सस्टेन के बारे में तो चीजें समझते ही हो कि जो बेसिकली सस्टेन की कंडीशन वही आती है जो इकोनॉमिकली, सोशली, ठीक है, और एनवायरमेंटल चीजें हो, सही है, वहां पर आप सस्टेनेबल का नेम लेते हो। तो यहां पर हाईएस्ट लेवल ऑफ आउटपुट दैट एन इकोनॉमी कैन सस्टेन। अगर आपको पता हो कि जापान में कंडीशन है कि वो स्ट्राइक वगैरह नहीं करते, वो, ये आपने सुना होगा, मैंने भी सुना है कि वो क्या करते हैं, दो जूतों में से एक जूते का प्रोडक्शन हाई कर देते हैं, जिसके वजह से भाई बिकेंगे तो दो ही, यानी कि एक जोड़े में दो ही जूते होते हैं, एक बना दिया, एक नहीं बनाया उसके दूसरा पेयर, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर वो इन्वेंट्री इकट्ठी होती रहेगी। अब इन्वेंट्री इकट्ठी होती रहेगी तो जाहिर सी बात है डिमांड है नहीं, आपने सप्लाई ज्यादा कर दी है, तो जाहिर सी बात है वहां पर दिक्कत हो जाएगी किसी भी चीज के लिए। तो इन्होंने बोला कि आउटपुट बढ़ा देना है, हाईएस्ट लेवल ऑफ आउटपुट दैट एन इकोनॉमी कैन सस्टेन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अगर वहां पर वो कंट्री अब उन एक जूते को जो बना दिया है अब दूसरे जूते बना दे और उसकी बिक्री कर दे, ये तो उनके लिए फायदा है ना, तो ये उनके पोटेंशियल है, ये उनकी पोटेंशियल है। अब यहाँ पर क्या है कि एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये जीडीपी गैप के भी बारे में बताती है। अब जीडीपी गैप के बारे में अब आपको क्या बताऊं, गैप का मतलब है कि मध्य में, यानी कि ये डिफरेंस होगा, डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, यानी कि पोटेंशियल जीडीपी और रियल जीडीपी के बीच में अंतर होगा कि किस प्रकार से आप बताओगे। अब यहां पर बहुत सारे फैक्टर हैं, फैक्टर्स टू डिटरमाइन पोटेंशियल जीडीपी। पोटेंशियल जीडीपी निकालने के लिए बहुत सारे फैक्टर हैं। पहला फैक्टर है इसमें सस्टेनेबिलिटी, पहला है प्यारे बच्चों सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी के बेस पर आप आराम से बता सकते हो कि आप, क्योंकि उसकी जो डेफिनेशन है उसमें ये कि अगर आप सस्टेन कर सकते हो तो अच्छी चीज है, नहीं कर सकते तो अलग है। दूसरा फुल एम्प्लॉयमेंट, इससे रिलेटेड बहुत हमेशा समस्या रहती है। दूसरा टेक्नोलॉजिकल यूजेस, टेक्नोलॉजिकल यूजेस। आप टेक्नोलॉजिकल यूजेस की बात करें कि जैसे आपके अभी देश में रोटी मेकर अभी आया कुछ साल हुए हैं, लेकिन कुछ अगर आप यूरोपियन कंट्री में देखें और नॉर्थ अमेरिका में देखें तो वो कई सालों से यूज कर रहे हैं उस चीज को।
मतलब कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी जो अब आप यूज कर रहे हैं, जैसे आपके यहाँ 5G अब आया है लेकिन जापान के अंदर 6G चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो थोड़े से टेक्नोलॉजिकल साउंड है, इसीलिए अगर वो टेक्निकल साउंड है तो उनकी जीडीपी भी साउंड होगी। ये बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। दूसरा क्या है कि यहां पर रेगुलेटरी फ्रेम, रेगुलेटरी फ्रेम, अब रेगुलेटरी फ्रेम का मतलब है यहां पर आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, वो बोल रहे कि हमारे चाचा ने, हमारे चाचा विधायक हैं और हम उन्हें गोली नहीं मार देंगे, मतलब राजनीति कर रहे हैं। बात समझ पा रहे हैं? आप किसको जीडीपी समझाएंगे? कई लोग बात करते हैं जीडीपी वगैरह दुनिया भर पे, आप कैसे समझाएंगे कि किसी चीज को बेचने से उन्हें फायदा होगा या नुकसान होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो यहाँ पर एक रेगुलेटरी फ्रेम भी यानी कि नियंत्रण जो बोर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो गवर्नमेंट एक इंपॉर्टेंट है। दूसरा यहाँ पर करेंसी, करेंसी में डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर जो करेंसी होनी चाहिए वो स्टडी होनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल एक स्थिर होनी चाहिए, ज्यादा एक्सचेंज नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ हमारे पास चैलेंजेस हैं, ये मेन आंसर राइटिंग में क्वेश्चन आ चुका है, कुछ चैलेंजेस होंगे। अब आप समझ सकते हो चैलेंजेस। एक चैलेंज तो अभी आपने सुना होगा कि जनसंख्या बढ़ गई है, तो जनसंख्या बढ़ गई है तो जाहिर सी बात है कि जो उत्पादन है हमारा वो तो अभी वही चल रहा है, उत्पादन को बढ़ाना पड़ेगा, तब आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी जो जनसंख्या है उसमें कितनी मैन स्किल्ड है, यानी कि कितनी स्किल्ड है। आप चाइना के साथ में तो बात कर सकते हो, अभी रिसेंटली चाइना ने बोला कि हमारे पास स्किल लेवल बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया, तो हमें वो शॉक एब्जॉर्ब कर लेंगे। यहां पर अब आप ये सोच सकते हो बेलों की संख्या बहुत ज्यादा है अपने यहां पर, तो ठीक है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज है पहला तो जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी, ठीक है। दूसरा क्या है, एक अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट, एक अनएम्प्लॉयमेंट भी हमारा एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है, और एक साथ में अंडर एम्प्लॉयमेंट। अभी आपने सुना होगा कि कई सारे, आपने समझे होंगे पेपर में कि कई सारे एम्प्लॉय बाहर निकाल दिए गए, बेरोजगारी इधर बढ़ रही है। दूसरा प्रोडक्शन मेथड टू प्रोड्यूस गुड, अभी भी आप कुछ भी चीजों को ट्रेडिशनल तरीके से यूज करते हैं, उसने बोला है कि टेक्नोलॉजिकल कितने साउंड है आप, ठीक है। आप प्रोड्यूस कर रहे हो किसी भी आर्टिकल को, वो कितने तरीके से प्रोड्यूस कर रहे हो, आप ज्यादा समय तो नहीं ले रहे हो उसके लिए। तो यहां पर फिर इको मतलब आपका जो यूजर फ्रेंडली रेगुलेटरी होना चाहिए, कि बार बार आपको दौड़ना ना पड़े किसी भी चीज के लाइसेंस के लिए, किसी भी चीज के लिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो यहां पर क्या है कि पेपर वर्क करने में आपको टाइम ना लगे, कि भाई आपके पास अभी डिमांड है, अभी आपके पास थॉट आया, उसको एग्जीक्यूट करना है, और उसमें आपको यहां पर प्रॉब्लम है। तो देयर आर सम चैलेंजेस रिगार्डिंग पोटेंशियल जीडीपी, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहां पर एक एक करके जो छोटे छोटे टर्म है एनडीपी, ठीक है। तो एनडीपी की बात करेंगे, नेशनल, ठीक है, सॉरी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर एनडीपी वो है, अगर आप जीडीपी में से डेप्रिसिएशन हटा दो और आप बल्ले बल्ले हो जाओ, डेप्रिसिएशन का मतलब है टूट फूट हटा दो, कोई मतलब नहीं है, यानी कि एक एनुअल इकोनॉमिक आउटपुट निकालेंगे ऑफ द नेशन, लेकिन उसके बीच में से टूट फूट को बाहर निकालेंगे, तभी बता पाएंगे कि ये है। दूसरा एक होता है ग्रॉस, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसे आप बेसिकली जीएनपी कहते हो। अब जीएनपी क्या है? जीएनपी का मतलब यह है कि टोटल वैल्यू ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, और ध्यान समझिए, टोटल वैल्यू ऑफ द, यहां पे ध्यान, टोटल वैल्यू ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, फाइनल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टर्न आउट, ठीक है,
टर्न आउट, ठीक है, टर्न आउट इन अ गिवन पीरियड, इन अ गिवन पीरियड। पीरियड का मतलब जो समय आपको गिवन है उसका मतलब है, यानी प्रोडक्शन आउंड बाय कंपनीज कंट्रीज रेसिडेंट, प्रोडक्शन आउंड बाय कंट्रीज रेसिडेंट, जो निवासी है देश के, वो ऑन करते हैं। एक इसी में कंडीशन होती है एनएनपी। इसका मतलब क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। यहां पे नेशनल का मतलब राष्ट्रीय, ठीक है। अब ये क्या है? इसमें भी आप मॉनेटरी वॉल्यू है, यानी कि ये एक मॉनेटरी वॉल्यू है, मॉनेटरी वैल्यू है। जो मॉनेटरी वैल्यू जो है वो किसकी है? ऑफ फिनिश्ड गुड्स, जो भी आपकी फिनिश्ड गुड्स हैं और साथ में सर्विसेज हैं, जो वस्तु है और वस्तु के साथ में सेवा का जो अंतिम मॉनेटरी वैल्यू है, यानी कि पैसों के रुपए में बात करते हैं। प्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय कंट्रीज सिटीजन, नाम कंट्रीज सिटीजन, या ओवरसीज और डोमेस्टिकली, यानी कि ओवरसीज करें या डोमेस्टिकली करें, या तो हमारे देश के अंदर करें या बाहर, ठीक है, इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यहां पर एनएनपी, तो तीनों का डिफरेंस पहले पता चलिए। एनडीपी का मतलब है कि जीडीपी माने डेप्रिसिएशन, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब है कि टोटल, यानी कि टोटल वैल्यू ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, जो अंतिम उत्पाद होता है, और सर्विसेज जो सेवाएं होते हैं, टर्न आउट इन अ गिवन पीरियड, यानी कि जो भी प्रोडक्शन होगा वो ऑन बाय कंट्रीज रेसिडेंट होगा। और साथ में एनएनपी की अगर हम बात करेंगे तो ये एक मॉनेटरी वैल्यू है, यहां पर खाली प्रोडक्ट की बात है। इस बात को बहुत ध्यान से, ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो इसका मतलब ये है कि किस तरीके से चीजों के बारे में हम पता करें, क्योंकि हमारे पता है कि फैक्टर कॉस्ट होता है, और फैक्टर कॉस्ट के साथ में मार्केट प्राइस होती है। दो तीन चार चीजें हैं, बहुत ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है, समझ लीजिए। अब कैसे समझते हैं, ध्यान समझिए भाई। यहां पर दो शब्द आपके सामने आए, एक ग्रॉस आया, ठीक है। अब अगर ग्रॉस में से अगर ये डेप्रिसिएशन हटा दो तो बेटा आपके पास नेट बचता है। इस बात को समझ लीजिए, क्या बचता है समझ लीजिए। अब यहां पर एक कंडीशन है, अगर डोमेस्टिक में अगर प्लस के NFI ए कर दें, प्लस NFI ए कर दें, तो सर आपके पास क्या चल जाती है? नेशनल। दूसरा, अगर कंडीशन क्या है कि अगर मार्केट प्राइस में, अगर एमपी मार्केट प्राइस में, यानी कि बाजार मूल्य में, ठीक है, बाजार मूल्य में अगर इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दो, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर, और सब्सिडी को प्लस कर दो, सब्सिडी को प्लस कर दो, तो सर आपके पास फैक्टर कॉस्ट बचती है, ठीक है। इस बात को अब इनको यूज करना है, इनको यूज करके आराम से एक एक चीज हमें निकालनी है। अगर मुझसे बोले कोई कि नेशनल इनकम बता, इन सबको यूज करते हुए बताना है, नेशनल इनकम या एनएनपी बोलो, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी के बारे में हमने बात कर रखी कि एनएनपी का मतलब है मॉनेटरी वैल्यू, आपको याद रखना है। तो जब आप निकालने जाओगे तो क्या निकालने जाओगे, आप किस प्रकार से आप निकालोगे, आप बहुत ध्यान समझिए, आपको कोई रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फिनिश्ड गुड्स की बात हो रही है, यानी कि फैक्टर कॉस्ट की बात हो रही है। अब किस प्रकार से चीजों को निकालेंगे, इसका मतलब यह है कि आपको पैसों की बात है, इसका मतलब जीडीपी आपको मार्केट प्राइस पे चाहिए, ठीक है, क्योंकि मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय कंट्रीज सिटीजन या ओवरसीज या डोमेस्टिकली। दूसरा, अगर आप उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, प्लस एनएफआईए ले लो, यानी कि नेट फैक्टर कॉस्ट,
फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड कर दो। दूसरा, अगर इनडायरेक्ट टैक्स हटा दो, यहां से इनडायरेक्ट टैक्स हटा दो यानी अप्रत्यक्ष और सब्सिडी प्लस कर दो, तो सर आपके पास में नेशनल इनकम आ जाएगी। और इस तरीके के क्वेश्चन आपके फॉर्मूला बेस्ड आए भी हैं आपके एग्जाम में। मेरी बात समझ पा रहे हैं? मन में ख्याल ये आ रहा होगा कि अगर एनएनपी को मैं चाहता हूं मार्केट प्राइस पे बताओ कि मार्केट प्राइस पर क्या है, ठीक है, एनएनपी मैं चाहता हूं कि आप मार्केट प्राइस पे बताओ, तो इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। बस आपको क्या रखना है कि जीडीपी मार्केट प्राइस पर होनी चाहिए। आप बस एक काम करोगे, जब यहां पर डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट और लोगे, क्योंकि माइनस की बात हो रही है, तो जीडीपी यहां पर डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो और एनएफआईए को प्लस कर दो। बस ध्यान से, ये आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। और ध्यान से, उसने क्या बोला, जब मार्केट प्राइस की बात हो रही है तो मार्केट प्राइस में आप डेप्रिसिएशन को माइनस, ये वाला फॉर्मूला आपको बहुत काम में आएगा। जब नेट की, जहां जहां नेट की बात होगी वहां पे डेप्रिसिएशन माइनस होगा, जहां जहां पे बात होगी। दूसरा, यहां पर एनएफआईए प्लस होगा। देखिए यहां पर एनएफआईए प्लस हो गया, साथ में ए देखिए, ये भी कंडीशन है। बात समझ पा रहे हैं? अगर आपसे ग्रॉस की चलो बात कर लेते हैं, जीएलपी, जीएलपी फैक्टर कॉस्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। जीएलपी के बारे में यहां पर लिखा है कि टोटल वैल्यू ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टर्न आउट इन अ गिवन पीरियड। ये यहां पर अगर जीएलपी की बात करेंगे तो क्या होना चाहिए? ये तो आपके मन में सवाल ये है कि जीडीपी तो भैया सर मार्केट प्राइस पर होगी, जीडीपी आप मार्केट प्राइस पर कर ही रहे हो, बस आपको कुछ नहीं करना है। आपको बस नॉर्मल सी बात है कि एनएफआईए को तो आपको प्लस करना है, इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना है और सब्सिडी को प्लस कर देना है। अब यहां पे देखिए, ये एनएनपी है और ये जीएलपी है। डेप्रिसिएशन का कोई भी कॉन्सेप्ट नेशनल वाले यानी कि चीज में नहीं आया। जहां पर नेट और नेशनल की बात कर रहे हो, वहां पर हमने डेप्रिसिएशन की बात नहीं करी। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो एक मन में ख्याल ये आया कि जब भी क्रॉस की बात होगी तो उसमें बेसिकली डेप्रिसिएशन तो नहीं होगा, ठीक है। इस बात को समझ लेना, चाहे आपका नेशनल हो, एनएनपी की बात हो, चाहे फैक्टर कॉस्ट में हो, चाहे मार्केट प्राइस में हो। अगर जीएनपी मार्केट प्राइस पर हो तो एक मन में तो ख्याल आया होगा कि सर जी जीएनपी मार्केट प्राइस पे तो क्लियर है, कोई बात नहीं है, क्योंकि सर यहां पर कि डेप्रिसिएशन तो होगा नहीं, तो डेप्रिसिएशन मिलेगा तो वो ऑप्शन तो गलत हो जाएगा ना। इस बात को समझिए। तो यहां पर जीडीपी मार्केट प्राइस पर होगी प्लस एनएफआईए हो जाएगा। आप एक एक कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से तसल्ली के साथ में देखते रहो, आपकी एक एक चीज क्लियर आउट होती रहेगी, कभी भी आपको ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस टेबल को आप याद रखिएगा, जिस टेबल से दिक्कत आ गया। अगर आपसे कोई पूछ ले कि एनडीपी की अगर बात करें, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट पे बताओ, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में बताओ, तो ये तो, लेकिन अब यहां पर ये हमें पता नहीं थी कि फैक्टर कॉस्ट पर है या मार्केट प्राइस पर है। अगर हमें फैक्टर कॉस्ट पे बतानी है तो फैक्टर कॉस्ट में कुछ नहीं होता है, जीडीपी मार्केट प्राइस पर होनी चाहिए, इनडायरेक्ट टैक्स हटाओ और सब्सिडी जोड़ दो। लेकिन अगर यही एनडीपी मार्केट प्राइस पर होती तो जीडीपी मार्केट प्राइस पर है और डेप्रिसिएशन को तोड़फोड़ यानी कि फूट फूट होते, जो उसको बोलते वेयर एंड टियर। ये देखिए डिफरेंस आपको पता चल जाएगा, और आपको हमेशा ये उलझन रही है कि किस प्रकार से इसे निकालेंगे। मेरी बात ध्यान समझो। जैसे अगर आपको जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे चाहिए होती है, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे चाहिए होती है, तो आप कैसे निकालोगे? भाई जीडीपी जब आपको फैक्टर कॉस्ट पे चाहिए तो आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, ये लो आगे। और अगर आपको जीडीपी मार्केट प्राइस में चाहिए तो वो तो सब आपको पता ही है कि मार्केट प्राइस में जो अंतिम उत्पाद है वो आपकी रहना चाहिए। बात समझ पा रहे हैं? तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं आप इस चीज को बता सकते हो कि बहुत सारे इसके वेरिएंट्स हैं जहां पर आप इन चीजों को यूज कर सकते हो। इस प्रकार से आपका हो सकता है। ये सारे के सारे प्रॉपर कंडीशंस हैं जिसके बेस पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि जीबीए जो आपका जीबीए आता है, पहले आपका जीडी को कैलकुलेट करते थे, अब जीबीए को कैलकुलेट करते हो, चाहे जीबीए बोलो या जीडीपी एट मार्केट प्राइस बोलो, कुछ नहीं होता है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट
इसमें वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ ऑल थ्री सेक्टर। मन में एक सवाल आएगा सर ये नहीं बताया आपने, ठीक है, सेक्टर माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये बेसिकली जीवीए होता है, ठीक है, ऑफ थ्री सेक्टर। तो मन में एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब है जो प्रोडक्शन, फाइनल प्रोडक्शन करने में आपको चीजें यूज हो रही हैं, यानी कि वो इंटरमीडिएट गुड्स जो इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल होती है, वो बेसिकली इंटरमीडिएट गुड्स का, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब है कि जो चीजें आपको इंटरमीडिएट यूज हो रही है प्रोडक्शन के लिए, इंटरमीडिएट गुड्स जो यूज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल। भाई आपको कोई भी चीज फिनिश मटेरियल चाहिए तो जाहिर सी बात है आपको क्या चाहिए, पहले उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है, तभी तो आप बनाओगे, यानी कि पहले आपको कच्चा माल चाहिए, तभी तो आपको क्रूड ऑयल जो शब्द बोलते हो, क्रूड ऑयल का मतलब है कच्चा तेल, आप उसे रिफाइन करते हो तब उससे डीजल है, पेट्रोल है, बहुत सारे इस तरीके से वो फाइनल प्रोडक्ट है, वो आप यूज करते हो। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो यहां पर ये सही सारी चीजें हैं, जीबीए को आपने कई सारी चीजें करी, और मैं आपको बताऊं जीबीए को जो कंप्यूट करता है वो तो आप रेस्पेक्टली पहले क्या जीबीए को कंप्यूट इस समय एनएसओ पहले सीएसओ करता था, ये तो हमने पहले भी पढ़ चुका है। तो यहाँ पर कई सारी चीजें हैं जो कि हमने बेसिकली देखी और जो हमारे नॉर्मल चीजों के बेस पर हमारे साथ में रहती हैं। तो ये बेसिकली क्या रहा, काला चिट्ठा रहा, इससे रिलेटेड, नेशनल इनकम से रिलेटेड, ठीक है। वीडियो में अगर कहीं पर भी कोई चीज समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता सकते हैं, हम उसे आपको बताने की पूरी चेष्टा करेंगे, और हमारा ये धर्म है आपको बताना। क्योंकि सर ये देखिए, ये दो क्वेश्चन आने ही आने, 102 क्वेश्चन आपके इसमें आते हैं, एग्जाम में आते ही आते हैं, किसी भी रूप में आए थे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको बहुत ध्यान से बार बार देख लीजिएगा, इससे आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है घर पर बैठ के पढ़ाई करें। क्यों? क्योंकि अब एग्जाम की डेट पास में आती जा रही है, ठीक है, धीरे धीरे आपके दिन कम होते जा रहे हैं। अब हम ऐसे ही जो हमारे इकोनॉमिक्स में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, जो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गैदरिंग है, हम उनको स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिससे आपको कोई भी समस्या ना हो। चलिए, जय हिंद।